बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा की। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर कल आई अचानक बाढ़ में अब तक 270 लोगों की मौत हो गई है। करीब 15 लोग अभी भी 1500 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक कैलाश मानसरोवर गए 21 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 288 भारतीय अब भी लापता है। नेपाल में प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर नेपाल में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। साथ ही नेपाल बॉर्डर से लगे उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात की थी, जिसके बाद भारत ने नेपाल में 10 टन राहत सामग्री और दवाइयां भेजी हैं। इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से है। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावा चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। तो नेपाल में बाढ़ प्रभावित त्रिशूली इलाके से हालात का जायजा लिया संवाददाता अरुणिमा। देखिए, कल तक यहाँ पे एक सड़क थी, ये त्रिशूली का एरिया है। कल तक ये रास्ता आपको नॉर्दर्न नेपाल की तरफ लेकर जाता था, बट कल दोपहर के बाद से ये सिर्फ एक कच्ची मिट्टी का दलदल बन चुका है। और अब आप देखिए किस तरीके से ये जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं। नेपाल के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो स्काउट्स हैं, डिजास्टर रेस्क्यू की टीम्स है, यहाँ की लोकल म्यूनसिपैलिटी की टीम्स है, वो सब लगी हुई है यहाँ पे वापस सड़क बनाने के लिए, यातायात का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए। नदी का पानी किस हद तक ऊपर आया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक गाड़ी है, एक ट्रक है, आप देखिए पूरी तरीके से वो मिट्टी में दब चुका है यहाँ पर। तो पानी का स्तर, नदी वहाँ है, उस तरफ है नदी, और वो नदी का रास्ता था, बट वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है, इसकी पूरी बिल्डिंग को डैमेज करते हुए ये सामने एक बिल्डिंग और है, देखिए पूरी तरीके से उसका छत टूट चुका है। जितनी बिल्डिंग्स उस कोने में हैं सब पूरी तरीके से दब चुके हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा कीचड़ है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है। ये अभी अभी नदी से उखाड़ के, नदी जो अपने साथ उठाकर मलबा लाई है, ये मलबा अभी भी गीला है, तो इसके ऊपर चलकर भी आगे जाना स्टेबल है। पर आप देखिए नदी से यहाँ तक पानी जो है उसने डैमेज किया हुआ है। तो नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारी संवाददाता अरुणिमा ने कुछ रेस्क्यू वर्कर से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। सर, आप लोग नेपाल स्काउट से है, यू फ्रॉम द नेपाल स्काउट्स, कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड क्या सिचुएशन है, कैसे हालात हैं? सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। हाँ। क्योंकि इधर का रास्ता वो जो है ना वो बंद हो गया है, बॉर्डर से भी बंद हो गया है। तो कितना, जेसीबी तो काम कर रही है, कितना वक्त लग सकता है? ये तो 2-4 दिन ही लग सकता है। 2-4 दिन? हाँ, क्योंकि ये है ना, ये ऐसा है, सारा मलबा है। हाँ, मलबा है। हाँ। ये पानी से अब जब ये सूखा हो गया ना, हाँ। तो उसके बाद से बहुत आसान हो गया। तो अभी तो धूप निकली हुई है, बट अगर बारिश हो गई तो? नहीं, मौसम का क्या पता, हो गई तो हम कुछ भी हो सकता है। हाँ। कितने लोग और फंसे हुए होंगे आगे? नहीं, पुल ना होने के बाद से इधर सकुशल लोग हैं। हाँ। जो घायते है, जो उसके कुछ हो गया है, उसको हमारा ये सरकार ने
रेस्क्यू चॉपर से। कर तो जो घायल थे, जो इंजर्ड थे, उनको चॉपर से आपने रेस्क्यू कर लिया, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है। कितने लोग पहुंचाए होंगे आपने? बहुत से मतलब हंड्रेड्स में 100 प्लस पहुंचाया। और किस किस तरह की इंजरी है? क्रिटिकल है, मतलब हेड इंजरी है, हाँ, हेड इंजरी, लेग इंजरी, हाथ पैर टूटा भी है? हाथ पे टूटा भी है, बहुत लोग मर गए भी है। बढ़ते आगे और आपको बता दें, बच्चों को इंस्टाग्राम और फेसबुक की लत लगाने के मामले में मेटा ने अमेरिका के राज्यों के साथ 1,50,000 करोड़ रुपए में समझौता किया है और कई बदलावों की घोषणा भी की है। ये बदलाव क्या होंगे और क्या भारत में भी इसे लागू किया जाएगा, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। बच्चों को फेसबुक और इंस्टाग्राम की लत लगाने के मामले में मेटा के ऊपर ट्रायल 20 अगस्त को शुरू हुआ था। अमेरिका के 29 राज्यों ने कंपनी के ऊपर आरोप लगाया था। कंपनी अब सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो गई है। कंपनी हर्जाने के तौर पर अमेरिका के राज्यों को 1,51,000 करोड़ रुपए देगी और कंपनी इसके साथ साथ अपने ऐप में भी बहुत सारे बदलाव करने के लिए तैयार हो गई है। सबसे पहले तो बच्चे अब ब्यूटी फिल्टर नहीं लगा पाएंगे। दूसरा, उनको एल्गोरिदम से बेस्ड सजेशंस जो आते थे वो भी नहीं आएंगे। इसके साथ साथ जो टाइमिंग है ऐप यूज करने की, उसमें भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। बच्चे 2 घंटे से ज्यादा ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बच्चों को 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ऐप का इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी होगी। 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक बच्चों के ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर स्कूल बोर्ड भी रखा गया है। स्कूल बोर्ड में बच्चे सुबह 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक नोटिफिकेशन उनके पूरी तरह से बंद होंगे। इसके साथ साथ बच्चों को उनके इस्तेमाल की टाइमिंग के ऊपर भी उनको रिमाइंडर दिया जाएगा। अगर बच्चे 15 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको बताया जाएगा कि आपको इस्तेमाल करते हुए 1 घंटा हो गया है, आप अब इसको छोड़ सकते हैं। तो ये कई सारे बदलाव हैं जो कि कंपनी करने के लिए तैयार हो गई है। अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये सारे बदलाव लागू हो जाएंगे। हालांकि ये बदलाव अभी अमेरिका के अंदर ही लागू होंगे, लेकिन आगे चल करके ये पूरे जो दुनिया है उसकी, जिसमें भारत भी शामिल है, उसके अंदर भी ये बदलाव लागू हो सकते हैं। असीम मनचंदा, सीएनबी सेवा, दिल्ली। तो अमेरिका में टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया पर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मेटा पर भी कड़ा एक्शन हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका के इन सख्त नियमों का असर भारत पर भी पड़ेगा। डिटेल में चर्चा करेंगे आज शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। जरूर देखिए। आपको बता दें, सरकार ने आज से पूरे देश में सस्ते प्याज की खेप रवाना कर दी है। करीब 100 गाड़ियां हैं जो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज बेचेंगी। सरकार का भी एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। इस पूरे मामले पर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे से खास बातचीत की संवाददाता असीम मनचंदा ने। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में प्याज बेचने की शुरुआत कर दी है। बात करने के लिए हमारे साथ कंज्यूमर सेक्रेटरी निधि खरे हैं। सबसे पहले तो बताइए कितना प्याज है, किस भाव पे बेचा जाएगा? देखिए, हमारे पास प्याज की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। और जो एग्रीकल्चर एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक 307 लाख मीट्रिक टन इस बार की फसल हुई थी। और ऐसे में ये बहुत ही दिखाता है कि चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो, इन सभी के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है। लेकिन कुछ इंटरमीडियरीज के द्वारा ऐसा कोशिश किया जाता है कि आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट करके और प्राइस में एक वोलेटिलिटी लेने का प्रयास किया जाता है। तो इसी को, प्राइसेस को कूल डाउन करने के लिए ही आज पहली जो हमारी कांदा एक्सप्रेस है वो पहुंच रही है। और साथ ही साथ ट्रक्स के भी माध्यम से अनियंस को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जहां जहां भी बड़े कंज्यूमर बेस के जो जगह हैं वहां पे हम पहला टारगेट कर रहे हैं। एक तरह से टारगेटेड और कैलिब्रेटेड तरीके से रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से 35 रुपए प्रति किलो के माध्यम से हम लोग अपने कंज्यूमर को प्याज उपलब्ध कराएंगे। मैम, इस पर प्रोक्योरमेंट पिछले सालों के मुकाबले कम हुआ है, तो उसका कुछ वजह है कोई? नहीं, ये जो प्रोक्योरमेंट होता है वो बेसिकली ये देख करके किया जाता है कि इस बार हमें अगर शॉर्ट मतलब क्रॉप होती तो हमें अधिक करना होता, लेकिन चूंकि हमारे पास काफी उपलब्धता है, इसी को ध्यान में रखते हुए ही प्रोक्योरमेंट किया गया है।
चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, रोड सेफ्टी के लिए आने वाले दिनों में टू व्हीलर गाड़ियों पर ज्यादा सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य किए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री टू व्हीलर्स के लिए हाई बीम से लेकर ब्रेकिंग सिस्टम में बदलाव करने का प्रस्ताव ला रही है। किस तरह के बदलाव होंगे, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। क्या आपको पता है, देश में हर साल लाखों लोगों की मौत टू व्हीलर राइडिंग के दौरान होती है और इसलिए सरकार अब टू व्हीलर से जुड़े जो सेफ्टी नियम हैं उनमें काफ़ी सारे बदलाव करने जा रही है। खासतौर पे टू व्हीलर के जो डिज़ाइन है और सेफ्टी फीचर्स हैं उनको लेकर जो सबसे बड़ा बदलाव है वो बीम को लेकर है। जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प है वहाँ पर बीम को, हाई बीम को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और सिर्फ लो बीम को परमिट किया जाएगा और साथ ही जो बीम की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी है, उसे भी कम करने का प्रस्ताव है। 1.5 लाख कैंडेला से कम करके 1 लाख कैंडेला मैक्सिमम किया जा सकता है और कलर टेम्परेचर भी इसमें बदलाव किया जाएगा। जो दूसरा बड़ा बदलाव किया जाने वाला है वो ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर है। पिछले कुछ समय में, काफ़ी समय से जो सरकार है वो CBS या ABS सिस्टम को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है, लेकिन अब जो नए नियम आएंगे उसमें से नेम नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है और स्टॉपिंग डिस्टेंस है उस पर जो है एक तरह का डेफिनेशन उसको दिया जाएगा। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव टायर्स डाले जाएंगे ताकि जो लोगों हैं, जो दूर है, पेडेस्ट्रियंस हैं, उनको पता चल सके। जो EVs हैं उनके लिए खास तौर पे EVs बिल्कुल शांत होती हैं, बहुत क्वाइट होती हैं, तो उनके लिए एक साउंड अलर्ट सिस्टम हो, इस पर भी जो है वो काम हो रहा है। जो साइलेंसर का डिज़ाइन है उसे भी चेंज करने का प्रस्ताव रखा गया है। कुल मिला के ये सारे प्रस्ताव सड़क परिवहन मंत्रालय ने रखे हुए हैं। इनमें से कुछ के ड्राफ्ट आ चुके हैं, कुछ के आने वाले हैं, लेकिन अगले साल अप्रैल के बाद से जो नए टू व्हीलर बनेंगे उनमें ये सारे फीचर्स अनिवार्य किए जा सकते हैं। रोहन सिंह, नोएडा। आपको बता दें, सिर्फ टू व्हीलर ही नहीं बल्कि कार और ट्रक्स में भी हाई बीम के इस्तेमाल को कम करने की तैयारी की जा रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक ज्यादा हाई बीम के इस्तेमाल पर अलर्ट सिस्टम लाया जा सकता है। पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। देश में सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह है हाई बीम का इस्तेमाल। अक्सर बस, कार या ट्रक्स के जो ड्राइवर हैं वो हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो सामने से आ रही गाड़ी है उसके ड्राइवर की आंखें चौंधिया जाती है और ये दुर्घटना की एक वजह बनता है। तो अब सरकार हाई बीम के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है और सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इस नए बदलाव के मुताबिक जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है बीम की उसे 2.25 लाख कैंडेला से कम करके 1.5 लाख कैंडेला प्रस्तावित किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कलर टेम्परेचर है उसे भी कम करके जो 6,500 केल्विन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। एक साउंड अलर्ट सिस्टम भी प्रस्तावित है। जो ड्राइवर बहुत ज़्यादा बीम का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक साउंड अलर्ट सिस्टम आ जाए, उसको भी प्रस्ताव किया गया है। और साथ ही सरकार ये भी रिसर्च कर रही है कि किस तरीके से वाइट लाइट जो है फॉग लाइट से इंटरेक्ट करती है, ग्लेयर किस तरीके से पैदा होता है और इसकी वजह से जो मेन बीम है और जो पासिंग बीम है उनकी ऊंचाई को भी एक साथ रखने का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल जो है ये प्रस्ताव जो है ड्राफ्ट के फॉर्म में है। अगले साल अप्रैल के बाद से इसे जो है नियम के रूप में अपनाया जा सकता है। रोहन सिंह, नोएडा। शेयर बाजार की BSE की मंथली एक्सपायरी पर शेयर बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा और दोनों इंडेक्स ने फ्लैट क्लोजिंग ली है। मार्केट का पूरा अपडेट बता रही हैं श्रेया ठाकुर। देखिए, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी अनस्टेबल रही है। प्री कैश और पोस्ट कैश की सेटलमेंट अगर आप देखें तो डिफरेंस ज़्यादा था सेंसेक्स का। क्लोजिंग देखिए आपके स्क्रीन पर, इन रेड सब कुछ आपको नजर आएगा। सेंसेक्स करीब करीब 540 अंक नीचे गिरकर क्लोज हुआ है। निफ्टी का क्लोजिंग देखिए 116 अंक नीचे, यहाँ पर काम की क्लोजिंग 24,090 के आसपास की क्लोजिंग हुई है इसकी। निफ्टी बैंक, इसमें भी पेनफुल सेशन था आज का, 273 अंक नीचे आपको ये क्लोज होता हुआ नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप सुबह जहां पे बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे, इंट्राडे में सारी बढ़त गवाई। फ्लैट क्लोजिंग मिड कैप और स्मॉल कैप में नजर आएगी। लेकिन अब नजर डालते हैं कि सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्मेंस रहा है। इनफैक्ट निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स पहले देख लेते हैं। तो हिंडाल्को, जैसा कि हमने जिक्र किया था, एल्युमिनियम प्राइसेस की कीमतें थोड़ी गिरी है तो टॉप लूजर में नजर आएगा आपको, लगभग 2.5-3% नीचे। HDFC बैंक, ये फ्रेश, इसका 52 वीक लो है, 711 के लेवल पर खबर भी थी नेगेटिव ही, तो 2.5% नीचे लुढ़क गया। ऑटो पैक आज थोड़ा पेन में था, महिंद्रा एंड महिंद्रा टूटता हुआ नजर आया आज के सेशन में, 2% नीचे क्लोज हुआ है। श्रीराम फाइनेंस आज कल भी टूटा था और आज भी निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स की लिस्ट में शुमार है। लेकिन निफ्टी के
बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 2% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी तेजी थी आज के सेशन में। अदानी पोर्ट्स चढ़ा है, आज तो बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी थी, यहाँ पर लगभग 1.5% ऊपर, और सिप्ला भी आपको 1.5% ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अब सेक्टर स्पेसिफिक नजर डाल लेते हैं, कहाँ पर कैसा मूव रहा। लूजर्स अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट स्पेस में भयंकर बिकवाली 1.5% नीचे क्लोज हुआ है, चला भी था ये स्पेस काफी ज्यादा। पीएसयू बैंक 1% नीचे, मेटल यहाँ पर भी 1% की गिरावट, ऑयल एंड गैस टूटा 1%, एफएमसीजी और निफ्टी बैंक ऑब्वियसली इन रेड ही क्लोज हुए हैं। कौन सा स्पेस चला है? तो फार्मा थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर 1% के करीब करीब आपको इंडेक्स ऊपर नजर आएगा क्लोज देता हुआ। डिफेंस में भी चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी थी, तो ये भी इन ग्रीन स्पेस क्लोज हुआ है। कैपिटल गुड्स, हाँ यहाँ पर अच्छी तेजी थी स्टॉक स्पेसिफिक, और साथ ही निफ्टी एनर्जी फ्लैट क्लोज हुआ है। तो ये कुछ अपडेट मार्केट्स के। चलिए अब आपको बता दें, जी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान को एनसीएलटी की मंजूरी ने सबको चौंका दिया है। क्या ये अभी फाइनल है और क्या इसे चुनौती दी जा सकती है? इस पर कॉर्पोरेट मामलों के जानकार अभिरूप दास गुप्ता से खास बातचीत की संवाददाता सीम मनचंदा ने। देखिए, अभिरूप दास गुप्ता है, कॉर्पोरेट मामलों के जानकार है, आईबीसी के मामलों के जानकार है। सर, सबसे पहले तो बताइए डिसीजन, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि पहले 2 जजेस ने डिसएग्री किया था, और डिसएग्रीमेंट पे कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है जिससे कि एक 3rd जज के पास कुछ क्वेरीज जाती हैं, और इस केस में डिसएग्रीमेंट क्योंकि अभी सारे चर्चा यही हो रही है कि 99.99% हेयर कट है, बट डिसएग्रीमेंट क्वांटम से भी ज्यादा इस बात पे हुआ कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटी थी। जो जुडिशियल मेंबर थे उन्होंने बोला कि कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है, और क्योंकि 80% से भी ज्यादा क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया, इसलिए उनके पास और कोई चारा नहीं है इस रीपेमेंट प्लान को अप्रूव करने का। पहली चीज तो है कि जब 22,000 करोड़ के अगेंस्ट 6.5 करोड़ रुपए किसी को क्रेडिटर्स को दिए जाएं, जो कि टैक्स पेयर का पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, वो सुन के एक बार को चौंका देने वाला तो लगता ही है, और लगता है कि काफी इमोरल है, काफी गलत है। बट जैसी कानून व्यवस्था है, जैसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की प्रोविजंस हैं अभी, वो कहते हैं कि 75% से ज्यादा जैसे ही वो अप्रूवल होता है उसको आपको मानना ही पड़ेगा, और यही जुडिशियल मेंबर ने भी बोला। तो आपको लगता है कि प्रोसीजर में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई है? सर, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर जिसका ज्यादा वोटिंग राइट्स था, उन्होंने अपने हिसाब से इसको पास दी। हाँ, अभी जो चीज सबको बॉदर कर रही है कि इतना ज्यादा हेयर कट है, वो हेयर कट मिला है क्रेडिटर्स को। अब उन्हीं क्रेडिटर्स ने 80% मेजोरिटी से अप्रूव किया है, तो इट इज देयर कॉल एट द एंड ऑफ द डे विच हैज टू बी सीन। सो प्रोसीजरली देयर इज एब्सोल्युटली कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मॉरली तो डेफिनेटली लगता है कि इतना ज्यादा टैक्स पेयर का पैसा जिसको राइट ऑफ करना पड़ेगा लेंडर्स को, वो तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है ही। तो ये अब एनक्लेट में चैलेंज होगा या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, क्योंकि कुछ क्रेडिटर्स इसमें अभी भी एग्री नहीं कर रहे? हाँ, डेफिनेटली। तो आईबीसी के हिसाब से कोई भी एनसीएलटी का ऑर्डर एनसीएलएटी में चैलेंज हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं होगा, ये ऑर्डर चैलेंज होगा एनसीएलएटी में ही। तो मेरे हिसाब से कुछ इंडिविजुअल क्रेडिटर्स भी थे और कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हैं जिनके ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आई एम श्योर कि वो लोग डेफिनेटली चैलेंज करेंगे इसको। राखी का मौका है, क्यों ना इस बार बहन को कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो उसे उम्र भर काम आए। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो सिर्फ आज का नहीं बल्कि बहन के भविष्य का भी ख्याल रखे। तो जरूर देखिए योर मनी राखी स्पेशल आज शाम 6:27 पर, राखी गिफ्ट फ्यूचर हिट। और अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। नेपाल में तबाही कैसी आई, और आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। जरूर देखिए नेपाल की तबाही किसने मचाई, शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।